नमस्ते बच्चों, बीए प्रथम वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पूर्व की क्लास में हमने गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक एवं आर्थिक विचारों पर प्रकाश डाला था। आज हम गोपाल कृष्ण गोखले की क्या देन रही है उस पर चर्चा करेंगे। गोखले भारतीय राजनीति की उदारवादी धारा के प्रमुख नेता थे। हालांकि गोखले के चिंतन की बहुत अधिक आलोचना की जाती है। आलोचकों के अनुसार न तो गोखले की मूलभूत विचारधारा सही थी, न ही उनके द्वारा अपनाए गए साधन प्रभावदायक थे। साम्राज्यवादी ब्रिटेन द्वारा जब भारत पर शासन किया जा रहा हो तो एक व्यक्ति राजभक्ति या देशभक्ति में से किसी एक ही मार्ग को अपना सकता था, लेकिन गोखले की देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी। उनका ये सोचना गलत था कि ब्रिटिश राज्य स्वयं भारत के हित में है। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में भी उनका विश्वास निर्भुल था, जैसा कि बाद की घटनाओं ने सिद्ध कर दिया था। साम्राज्यवादी अंग्रेज सत्य और न्याय के स्थान पे शक्ति और दबाव की भाषा ही समझते थे। इसके अतिरिक्त गोखले और अन्य उदारवादियों द्वारा अपनाई गई पद्धति प्रभावदायक नहीं थी। आज की परिस्थितियों में गोखले के विचारों और कार्यों की भले ही हम आलोचना करें, लेकिन जब हम उस परिस्थिति के संदर्भ में सोचते हैं तो उनका चिंतन तथा कार्य नितांत औचित्यपूर्ण और व्यवहारिक थे। गोखले एक रचनात्मक राजनीतिज्ञ थे। उनमें प्रशासनिक उत्तरदायित्व की भावना थी और प्रत्येक परिस्थितियों में शांतिपूर्ण आचरण उनके स्वभाव का एक अनिवार्य अंग था। इस मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि ने उनके द्वारा उदारवादी राष्ट्रवाद का मार्ग ही अपनाया जा सकता था। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस मार्ग को अपनाते हुए भी देश के लिए त्याग करने में वे किसी से पीछे नहीं थे। भारतीय राजनीति को उनके चिंतन और कार्यों की देन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जिनको हम निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं। सबसे पहला बच्चों, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दोष प्रकट किए। गोखले उदारवादी थे, लेकिन ब्रिटिश शासन की आलोचना करने में उन्होंने सदैव ही आवश्यक निर्भीकता का परिचय दिया। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के साम्राज्यवादी रवैये और नौकरशाही के हाथ में शक्ति के केंद्रीकरण की प्रबल आलोचना की। अत्यधिक सैनिक व्यय, भारी कर भार, उच्च नौकरशाही के अभारतीय स्वरूप, विधानसभाओं के दोषपूर्ण गठन और उनके अपर्याप्त अधिकारों पर उन्होंने सदैव ही भारी विरोध प्रकट किया। उन्होंने जिस प्रकार से ब्रिटिश शासन के दोष स्पष्ट किए, उससे भारतीय जनता को ब्रिटिश सरकार का विरोध करने की प्रेरणा मिली। इस प्रकार उदारवादी गोखले ने भविष्य के जन आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। फिर सेकंड देखिए बच्चों, उन्होंने भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की। गोखले ने सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार व्यक्त करते हुए शासन से संबद्ध प्रमुख प्रश्नों पर प्रबल जनमत का निर्माण किया। उन्होंने भारतीय जनता को व्यक्तिगत स्वाधीनता, प्रतिनिधियात्मक संस्थाओं की स्थापना, आर्थिक और सामाजिक सुधार और अंत में स्वशासन की मांग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारतीय जनता में राजनीतिक प्रश्नों के प्रति जागृति उत्पन्न की। उन्होंने कुल मिलाकर 7 बार इंग्लैंड की यात्रा की थी और उनके द्वारा भारतीय प्रश्नों के संबंध में इंग्लैंड के जनमत को प्रभावित करने में भी सफलता प्राप्त की गई। फिर वे भारतीय राष्ट्रीयता के जनक थे। जिन व्यक्तियों को भारतीय राष्ट्रीयता का जनक हम कहें तो उसमें गोखले निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण थे। उन्होंने देशवासियों को शिक्षा दी कि वे सांप्रदायिक और प्रांतीय धरातलों से ऊपर उठकर सामान्य राष्ट्रीयता की भावना को अपने हृदय में विकसित करें। उन्होंने विकेंद्रीकरण का आग्रह किया। उन्होंने भारत में प्रत्येक स्तर पर तथा आर्थिक एवं प्रशासनिक दोनों ही क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण की आवश्यकता को पूरी गंभीरता के साथ व्यक्त किया। गोखले की राजनीतिक दूरदर्शिता का प्रमाण इस तथ्य में मिलता है कि उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता बताते हुए अपने समय में जो योजना प्रस्तुत की वे आज भी पंचायती राज के संबंध में प्रासंगिक है। फिर बच्चों, वो बहुत अधिक उनका उपयोगी आर्थिक चिंतन था। गोखले ने केवल राजनीति वरन इतिहास और अर्थशास्त्र के भी बहुत बड़े प्रकांड पंडित थे। उन्होंने सैनिक व्यय में कमी करने, भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पद प्रदान करने, कर भार में कमी करने, कृषि में सुधार और औद्योगिक विकास पर बल देने की मांग की। देशभक्ति की आवश्यकता और आर्थिक कारणों से उन्होंने स्वदेशी के प्रयोग को राष्ट्रीय धर्म की संज्ञा दी। उनका आर्थिक चिंतन इस बात का परिचायक है कि उन्हें आर्थिक मामलों में स्पष्ट और गहरी दृष्टि प्राप्त थी। उन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकरण किया। साध्य ही साधनों का औचित्य है। उन्होंने सदैव ही इस दृष्टिकोण का विरोध किया।
उन्होंने सार्वजनिक नैतिकता के विकास और चरित्र निर्माण की आवश्यकता पे बल दिया। राजनीति को नैतिकता के साथ जोड़ने और चरित्र निर्माण की बात आज भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। राजनीति में नैतिक शुद्धता के सिद्धांत को उन्होंने न केवल प्रतिपादन किया वरन स्वयं अपने सार्वजनिक जीवन में संपूर्ण अंशों में अपनाया। 1887 में इंग्लैंड में अपने प्रवास के दौरान अपने विश्वस्त समर्थकों से प्राप्त सूचना के आधार पर पूना में यूरोपियन सिपाहियों की जातियों के संबंध में मैनचेस्टर गार्जियन के संवाददाता को एक वक्तव्य दिया। भारत लौटने पे उन्हें मालूम हुआ कि उनका ये वक्तव्य तथ्यों पर आधारित नहीं था। तब नैतिक साहस का परिचय देते हुए 4 अगस्त 1887 को द मैनचेस्टर गार्जियन और द टाइम्स ऑफ इंडिया में गोखले की क्षमा याचना प्रकाशित हुई। निंदा आलोचना की परवाह न करते हुए इस प्रकार के नैतिक साहस का परिचय गोखले ही दे सकते थे। अंत में गोखले की महत्वपूर्ण देन भारत सेवक समाज की स्थापना थी। भारत के विभिन्न प्रांतों के योग्य और शिक्षित व्यक्ति इस संस्था में शामिल किए गए तथा उन्हें देश के लिए समर्पण भाव को अपनाने हेतु प्रेरित किया गया। इस संस्था ने ही भारत को श्रीनिवास शास्त्री, जी.के. देवधर, अमृतलाल ठक्कर जैसे देशभक्त दिए। समाज सुधार के कामों में भी उनकी तीव्र रुचि थी। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक कर आगरकर के समाज सुधार कार्यों में उन्होंने सदैव ही पूर्ण सहयोग दिया। एक और गोखले ने अपने जीवन काल में भारत और इंग्लैंड में भारी सम्मान प्राप्त हुआ। हालांकि बहुत से अवसरों पर उनकी निंदा भी की गई थी। उन्हें दुर्बल हृदय उदारवादी कहा गया था, लेकिन वे दुर्बल हृदय उदारवादी नहीं थे। उन्होंने लगभग 30 वर्षों के देश सेवा के इतिहास के आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वे प्रतिक्रियावादी भी नहीं थे, वे छिपे हुए राजद्रोही भी नहीं थे। वे एक रचनात्मक नेता थे जो भारतीय जनता के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे, किंतु उनमें प्रशासनिक उत्तरदायित्व की भावना भी थी और वे भारत सरकार की कठिनाइयों को भी नज़रअंदाज करने के लिए तैयार नहीं थे। गोखले की उत्कृष्ट देशभक्ति के कारण प्रतिक्रियावादियों ने उन्हें एक छिपे हुए राजद्रोही की संज्ञा दी थी, परंतु वास्तव में उन पर यह आरोप भी सही नहीं है, क्योंकि अपनी समस्त देशभक्ति के बावजूद वे वैधानिकता को राजनीतिक आंदोलन के लक्ष्मण रेखा मानते थे और इस बात के पक्ष में नहीं थे कि उनके देशवासियों द्वारा शासन का विरोध करने के लिए असंवैधानिक साधनों को अपनाया जाए। इसके अतिरिक्त वे ब्रिटिश शासन के उचित कार्यों की प्रशंसा करने से भी नहीं चूकते थे। तिलक के अनुसार वे भारत के रत्न थे। बच्चों, आज के लिए इतना ही। हमारा गोखले चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके नेक्स्ट जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का चैप्टर शुरू करेंगे। आप इसे देखिए और कुछ प्रॉब्लम है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।